हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में रहने वाले शरद मिश्रा के घर में उस दिन भी वही रोज का माहौल था। सुबह से ही बर्तन खनकने की आवाजें, रसोई में कुकर की सीटी और ऊपर से नीला देवी की तीखी आवाजें। आर्या, जो अभी अभी शादी के बाद इस घर में आई थी, चुपचाप रसोई में खड़ी थी। सुबह से उसके हाथ पानी में भीग चुके थे, फिर भी सासू माँ के ताने खत्म नहीं हो रहे थे। आर्या, जरा जल्दी करो, सबको ऑफिस और कॉलेज जाना है। नीला देवी ने तेज आवाज में कहा। जी माँ जी, बस ये आखिरी चपाती बना रही हूँ, आर्या ने धीरे से जवाब दिया। धीरे से बोलो नहीं, काम में तेजी लाओ, ऐसे तो दोपहर हो जाएगी, नीला देवी ने झल्लाते हुए कहा। आर्या ने गहरी सांस ली मगर कुछ बोली नहीं। शादी को सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, पर लग रहा था जैसे सालों से यही दिनचर्या चल रही हो। रसोई से खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। आर्या का पति विवेक और ससुर जी शरद मिश्रा टेबल पर बैठ चुके थे। आर्या, सबको खाना परोस दो, नीला देवी बोली। आर्या ने एक एक करके सबको खाना परोसा। ससुर जी, पति देवर और ननंद सब खा चुके थे। अब बस वो और सासू माँ बाकी थी। खाना खत्म होने के बाद नीला देवी बोली, बहू, सबने खा लिया है, अब तुम जाओ, 2 थालियां और कटोरियां धोकर अपना और मेरा खाना निकाल लो। आर्या ने हाथ रोक लिया। उसका सिर दर्द से भरा था, लेकिन उसने सासू माँ की बात मानी और बर्तन धोने चली गई। पर जैसे ही उसने गीले बर्तन उठाए, उसका बुखार और तेज हो गया और उसके दिल में गुस्से का समंदर उमड़ गया। माँ जी, उसने कांपती आवाज में कहा। हाँ, क्या हुआ? क्या रोज रोज खाना खाने से पहले बर्तन धोना जरूरी है? बाकी सबके लिए तो सारे बर्तन तैयार रहते हैं और मेरे खाने के वक्त मुझे फिर से बर्तन धोकर खाना पड़ता है। नीला देवी ने आके तिर्रा दी। तो क्या हुआ, 2 बर्तन धोने से तुम छोटी हो जाओगी क्या? भूलो मत, ये तुम्हारा मायका नहीं है, और हाँ, तुम्हारे मायके से कुछ भी बर्तन नहीं मिला। तुमसे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है, और तुझे इस घर में रोटी खाने को मिल रही है, तब भी कामचोरी दिखा रही है। अब आर्या का सब्र टूट चुका था। ये मेरे मायका नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नौकरानी बन जाऊं। थाली के साथ इज्जत भी चाहिए होती है। माँ जी, वातावरण एकदम सन्नाटे में बदल गया। तभी विवेक अंदर आया। क्या हुआ यहाँ? नीला देवी ने झूठ बोलते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस तेरी बीवी आजकल ज्यादा जवाब देने लगी है। विवेक ने आर्या को देखा, उसकी आंखें भर आई थी। आर्या, क्या हुआ? कुछ नहीं विवेक, बस थोड़ा थकान है, उसने धीरे से कहा और वहां से चली गई। पर उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। रसोई की बत्ती अभी भी जल रही थी। सब लोग अपने कमरे में चले गए थे, पर आर्या अब भी बर्तन धो रही थी। उसके हाथों में झाग के साथ साथ आंसू भी थे। थक जाती हो तो कल सुबह धो लेना, पीछे से आवाज आई। ये विवेक था। आर्या ने पलट कर देखा। वैसे तो मम्मी जी उठते बैठते मुझे ताना मारती हैं कि तुम्हारे मायके से कुछ भी बर्तन नहीं मिला। तुमसे ज्यादा तो मैंने अपनी बेटियों को दे रखा है, और मेरे पास भी ड्रम में बहुत बर्तन है, लेकिन रोज के इस्तेमाल के लिए सदस्यों के हिसाब से भी बर्तन कम है। आप लोगों के खाने के बाद मैं धोती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। घर में खाने वाले 7 सदस्य, लेकिन थाली सिर्फ 4 निकली हैं, और उतनी ही कटोरी चम्मच। आज मुझे सुबह से बुखार है, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि हमने भी बुखार में घर संभाला है, दवा खाओ और काम करो। अगर सुबह के लिए छोड़ दूंगी तो मम्मी जी फिर ताना देंगी कि बहू को काम से परहेज है। विवेक ने गहरी सांस ली और बोला, तुम भी ना आर्या, हर बात दिल पर क्यों लेती हो? माँ ऐसी ही है। आर्या मुस्कुराई। वो जैसी भी है विवेक, मैं तो बस चाहती हूँ कि कोई एक बार तो मेरे दर्द को समझे। मैं दिन भर के लिए तोड़ती हूँ, पर किसी को मेरे बुखार की परवाह तक नहीं। विवेक कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। उसकी खामोशी ने आर्या को और तोड़ दिया। अगली सुबह आर्या के शरीर में दर्द था, पर फिर भी वो सबसे पहले उठी। उसने ससुर जी के लिए चाय बनाई, बच्चों के टिफिन तैयार किए और पूरे घर का काम निपटाया। नीला देवी हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। बहू, आज की सब्जी में जरा तेज बहू, आज की सब्जी में नमक जरा तेज लग रहा है, उन्होंने एक ही निवाले में कह दिया। आर्य ने थके स्वर में जवाब दिया। माँ जी, नमक तो मैंने नाप कर डाला था, शायद शायद नहीं, निश्चित रूप से तुमसे गलती हुई है। नीला देवी बीच में ही बोल पड़ी। शरद जी ने कहा, अरे रहने दो नीला, बहू सुबह से काम कर रही है, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। नीला देवी ने मुंह फेर लिया।
आप तो हमेशा बहू की तरफदारी करते हैं, यही वजह है कि आजकल बहुएं सास की इज्जत नहीं करती। आर्या चुप रही, मगर उसके अंदर कुछ धीरे धीरे जल रहा था। वो सोचने लगी, क्या सास होना सिर्फ आदेश देना होता है? क्या बहू की कोई तकलीफ मायने नहीं रखती? दोपहर हुई, सब अपने काम पर निकल गए। घर में सिर्फ आर्या और सासू माँ बची थी। आर्या ने बुखार की गोली ली और लेटने ही वाली थी कि नीला देवी की आवाज फिर गूंजी। बहू, जल्दी उठो, बालकनी में कपड़े सुखाने पड़े हैं। माँ जी, मुझे तेज बुखार है, थोड़ा आराम कर लूं। हमने भी बुखार में घर संभाला है, अब तुम्हारे लिए अलग नियम थोड़ा होंगे। आर्य ने खुद को खींचकर उठाया और बालकनी में जा पहुंची। धूप आंखों में चुभ रही थी, वो कपड़े टांगी रही थी कि उसका सिर घूम गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम के वक्त विवेक घर लौटा तो आर्या बेहोश थी। ससुर जी ने ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, थकान और स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया है, आराम जरूरी है। विवेक की आंखें नम हो गईं। उसने सास की तरफ देखा। माँ, आपसे कितनी बार कहा है कि आर्या को थोड़ा आराम करने दिया करें, तो क्या मैं उसे पूरे दिन आराम करने दूं? घर कोई होटल नहीं है, नीला देवी बोली। नहीं माँ, घर होटल नहीं है, लेकिन जेल भी नहीं। विवेक का स्वर धीमा पर सख्त था। नीला देवी चुप रह गई। उस रात पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगले दिन जब आर्या का को अगले दिन जब आर्या को होश आया, उसने अपने बिस्तर के पास रखा एक नोट देखा। विवेक का लिखा हुआ, आर्या, तुम आराम करो, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, सारा काम मैं संभाल लूंगा, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। उसके दिल में पहली बार थोड़ी राहत आई। वो मुस्कुराई, मगर आंखों से आंसू निकले पड़े। वो सोच रही थी, काश मम्मी जी भी एक बार मेरे सिर पर हाथ फेर कर कह देती कि आर्य तुम आराम कर लो। सुबह की धूप खिड़की से झांक रही थी। आर्या अभी भी बिस्तर पर थी। शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन मन थोड़ा हल्का लग रहा था। उसने देखा, रसोई से इस बार किसी और के बर्तन टकराने की आवाज आ रही थी। वो उठकर धीरे धीरे बाहर आई तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। विवेक एप्रन बांधे सब्जी काट रहा था। विवेक, ये सब तुम? आर्या बोली। विवेक मुस्कुराया, हाँ, आज मैं बनाऊंगा सबका नाश्ता। माँ ने भी कहा है कि अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए। आर्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तभी नीला देवी कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर हमेशा की सख्ती की जगह कुछ नरमी थी। आर्या, कैसी तबीयत है अब? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। जी, थोड़ा बेहतर हूँ माँ जी, आर्य ने सिर झुकाते हुए कहा। अच्छा है, अब बस एक बात याद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है। तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। आर्य की आंखों में आंसू भर आए। इतने महीनों बाद उसकी सास ने पहली बार उसे इंसान की तरह महसूस करवाया था। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठे। शरद जी, नीला देवी, विवेक, देवर, राहुल और आर्या, सभी के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। खाने के बाद जब सब उठने लगे तो नीला देवी ने खुद कहा, आर्या तुम उठो मत, मैं और विवेक बर्तन संभाल लेंगे। आर्या ने मना किया, नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। नीला देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, आज से इस घर में नया नियम है, खाना सब मिलकर बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। ये सुनते ही आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूटकर रो पड़ी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। नीला देवी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। गलती मेरी थी, मैंने तेरे प्यार को तेरी कमजोरी समझ लिया था। तूने घर को संभाला, सबका ध्यान रखा, और मैं तुझसे इज्जत छीनती रही। पूरा कमरा एक पल के लिए सन रह गया। विवेक ने आर्या का हाथ थाम लिया और बोला, आर्या, अब मैं वादा करता हूँ, चाहे जो हो, तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तू मेरे लिए सिर्फ बीवी नहीं, इस घर की इज्जत है। कुछ दिनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। आर्या अब सिर्फ काम करने वाली नहीं, घर की असली रौनक बन चुकी थी। वो बच्चों को पढ़ाती, ससुर जी को दवाई देती और नीला देवी के साथ शाम की चाय पीती। नीला देवी भी अब हर बात में आर्या की सलाह लेने लगी थी। कभी जो वही सास उसकी थाली तक गिनती थी, आज वही कहती, बहू चलो साथ में खाना खाते हैं। आर्या मुस्कुराती और सोचती, शायद यही होता है असली घर, जहाँ थाली के साथ इज्जत भी मिलती है। एक दिन शाम को जब सब लोग छत पर बैठे थे, नीला देवी ने कहा, जानती हो आर्या, जब तू उस दिन गिरी थी ना, तो सच में मैं डर गई थी। लगा कि कहीं मैंने तुझे इतना ना तोड़ दिया हो कि तू संभल ही ना पाए। आर्या ने बस इतना कहा,
कभी कभी टूटना ज़रूरी होता है माँ जी, क्योंकि टूटी हुई चीज़ ही सबसे ज़्यादा सिखाती है। अब वो घर जहाँ कभी हर थाली से पहले झगड़े की खनक होती थी, वही अब हंसी, अपनापन और रिश्तों की मिठास घुल चुकी थी। आर्या ने आखिरकार अपनी थाली के साथ इज्जत भी पा ली थी। किसी भी घर की शांति सिर्फ एक बहू के सहने पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार के समझने पर निर्भर करती है। थाली साफ करने से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का दिल साफ रखना। तो दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास क्या कोई इस तरह की ससुराल देखी है? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अब इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।